और आइए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में थे और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में थे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में सिर्फ एक नाम लिया, वो था योगी आदित्यनाथ का। प्रधानमंत्री के भाषण में था योगी योगी, तो पीएम ने अपने भाषण के जरिए मोहर लगा दी है। लेकिन सवाल यह है, आज आपको बताएंगे क्या उत्तर प्रदेश के लोग भी योगी को 2022 के लिए ग्रीन सिग्नल देंगे? जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्या वो हकीकत है? उसमें कितनी सच्चाई है? आज ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल आपको बताएं वाराणसी पहुंचे थे। बीएचयू में प्रधानमंत्री ने 35 मिनट भाषण दिया। भाषण में 6 बार योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, योगी के काम की जमकर तारीफ की, कानून का राज कायम किया योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही साथ माफिया राज पर पूरी तरह से लगाम लगा दी है। यूपी में भाई भतीजावाद को खत्म कर दिया है। कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश निवेशकों की पसंदीदा जगह बन गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी की तारीफ में कहा। आपको आज मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाने जा रहा हूं कि योगी ने यह किया है या नहीं किया, जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। सबसे पहले जरा आप पीएम मोदी को सुनिए, माफियाओं पर क्या कुछ कहा है। योगी ने कैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी, इन सब पर लगाम लगाई है, और क्या योगी ने माफियाओं की नई कुंडली बनाई, ये भी आपको दिखाएंगे। पहले प्रधानमंत्री को सुनिए जरा। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने माफियाओं की बात की कि योगी ने माफियाओं पर बुलडोजर चलाया, आइए आपको बताते हैं उसकी हकीकत क्या है। आपके सामने है उसकी हकीकत। योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए, तब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का दुरुस्त करने के लिए दिन रात उन्होंने एक कर दिए। पुलिस को चाक चौबंद किया, अपराधियों पर नकेल कसी और माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई। आपको याद होगा, एक वक्त था जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। आम लोग मुख्तार के खौफ में जीते थे, यहां तक कि पुलिस भी उस पर हाथ डालने से डरती थी, क्योंकि तब मुख्तार को सत्ता का समर्थन हासिल होता था। मुख्तार सांप्रदायिक दंगों में भी शामिल होता था, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा आज तक। लेकिन योगी के आने के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। अब मुख्तार जेल की रोटी खा रहा है और जमानत के लिए अदालत से गुहार लगा रहा है। अब तक मुख्तार गैंग के 244, जी हां, मुख्तार गैंग के 244 सदस्यों पर कार्रवाई हुई है। इनसे करीब 2 अरब की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या फिर उसे ध्वस्त किया जा चुका है। अब तक मुख्तार अंसारी गैंग के 158 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके 122 असलहों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। 110 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। आपको बताएं 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई हुई है और 6 पर रासुका लगाया गया है। तो न सिर्फ मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है अतीक अहमद का नाम। अतीक अहमद इन दिनों जेल में है और उसे योगी आदित्यनाथ ने जेल की दीवारों के पीछे पहुंचाया है। यानी जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, क्या वो उत्तर प्रदेश में सच हुई आपके सामने। अतीक साबरमती जेल में बंद है। उसके गुर्गे 89 गुर्गों पर अब तक कार्रवाई हुई है। 3 अरब 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या उसे ध्वस्त किया जा चुका है। योगी सरकार ने अतीक गैंग के 60 अपराधियों के, यानी अतीक गैंग के 60 अपराधियों के असलहों के लाइसेंस रद्द कर दिए। 21 मुकदमे दर्ज कर 9 लोगों को जेल भेज दिया है। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। यानी प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ के बारे में, वो हकीकत है। दरअसल आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी जैसा चाहते थे वैसा ही काम उत्तर प्रदेश में हुआ। मोदी हमेशा से अपराधियों और माफियाओं पर सख्ती के पक्षधर रहे हैं और योगी इसी काम को अंजाम दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी सुंदर भाटी का खौफ हुआ करता था। जी हां, आपने नाम सुना होगा सुंदर भाटी। आज सुंदर भाटी खुद खौफ में जी रहा है। योगी सरकार ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
सुंदर भाटी फिलहाल सोनभद्र की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सुंदर भाटी पर हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर जैसे करीब 50 मामले दर्ज हैं। सुंदर भाटी और उसके गुर्गों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने बाकायदा अभियान छेड़ रखा है। उसके कई रिश्तेदारों और करीबियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा चुका। नोएडा पुलिस ने करीब 65 करोड़ की, जी हां, नोएडा पुलिस ने 65 करोड़ की संपत्ति करीब जब्त की है और करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। योगी ने अब तक यह काम किया है ऐसे लोगों के खिलाफ। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी ने इन माफियाओं पर तो बुलडोजर चला दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में लिस्ट बहुत लंबी है। एक नई कुंडली बना ली है। प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे हैं कि योगी ने माफियाओं पर चाबुक चलाया है, नई कुंडली आपको दिखाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने जो माफियाओं के खिलाफ बनाई है। योगी सरकार में मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक, सब पर प्रहार हो रहा है। एक एक कर सभी बाहुबलियों की कुंडली खंगाली जा रही है। इनमें सबसे ऊपर अतीक अहमद का नाम आता है। आइए आपको दिखाते हैं इन बाहुबलियों का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। अतीक अहमद 5 बार विधायक चुने गए, एक बार फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने। अतीक अहमद पर 1979 से 2019 के बीच 106 मामले दर्ज किए गए। जी हां, 106। इनमें केवल अतीक अहमद पर 17 हत्या के, 12 गैंगस्टर एक्ट, 8 आर्म्स एक्ट और 4 गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए। अतीक अहमद इन दोनों अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद हैं। यह सब हुआ योगी आदित्यनाथ के शासन में आने के बाद। अतीक के गैंग को आईएएस 227 नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसके सदस्यों की कुंडली उत्तर प्रदेश पुलिस खंगाल रही है। एक और नाम जो आपके सामने आने जा रहा है अतीक के बाद, बड़ा नाम है विजय मिश्रा का। यह नाम शायद आपने पहले ना सुना हो। विजय मिश्रा जिस पर शिकंजा कसने वाला है। विजय मिश्रा ज्ञानपुर से विधायक हैं। विजय मिश्रा पर 65 से ज्यादा केस चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे नंद गोपाल नंदी पर हमले का आरोप है। विजय मिश्रा इस वक्त रिश्तेदार की भूमि जबरन कब्जा करने के आरोप में जेल में बंद हैं। और एक और नाम जो आपको बताने जा रहा है, जिन बाहुबली की कुंडली खंगाली जा रही है उनमें दिलीप मिश्र का भी नाम शामिल है। यह है दिलीप मिश्र। इनके बारे में आपको बताएं कि दिलीप मिश्रा पर भी नंद गोपाल नंदी पर हमले का आरोप है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं ये, और दिलीप मिश्रा के गैंग में पत्नी और बेटा भी शामिल है। इन पर 1 लाख के इनामी शूटर को शरण देने का आरोप है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और आगे और हथौड़ा चलने वाला है। तो बात साफ है, योगी ने इनकी अवैध संपत्तियों पर डंडा चला दिया है और डंडा ऐसा चला है इन बाहुबलियों पर जो अब पनप नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में एक दौर था जिस वक्त बाहुबलियों का खौफ होता था, डॉन का खौफ होता था, माफियाओं का खौफ होता था, और आज योगी राज में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात पर मुहर लगाई कि सिर्फ कानून का खौफ है। देखिए रिपोर्ट। आज सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रौंदने का कार्य हो रहा है, क्या आपको अच्छा लगता है? क्यों समर्थन करते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है? सभी लोगों को पसंद है ना? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये स्टाइल है। ऑपरेशन माफिया के खिलाफ एक्शन से पहले योगी ने लोगों से सीधा सवाल पूछा और लोगों ने भी कार्रवाई का समर्थन किया। अब कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और अब यूपी के माफिया की नई कुंडली तैयार हो रही है। और इस हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम है बाहुबली अतीक अहमद का। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की एक साल में 37 संपत्तियों को जमींदोज किया गया है। अतीक गैंग के 1 दर्जन से ज्यादा सदस्यों के मकान तोड़े गए, जमीनें कुर्क की गईं, आर्म्स एक्ट के तहत हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। बाहुबलियों की नई कुंडली में दूसरा नाम दिलीप मिश्रा का है। दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चल चुका है। कॉलेज, मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कराया जा चुका है। दिलीप मिश्रा गैंग की नई लिस्ट में 17 लोगों का नाम सामने आया है। इसके साथ ही ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा का नाम भी इस कुंडली में शामिल है। विजय मिश्रा की प्रयागराज में बनी 3 मंजिला कोठी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत आधा दर्जन संपत्ति जमींदोज हो चुकी है। ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा का गैंग चार्ट भी तैयार हो रहा है। इनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और जल्द कड़ी कार्रवाई होगी। योगी राज में अब तक अपराधियों से 11 अरब 28 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
जबकि 22,000 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी माफिया राज की बात कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा रहे थे। तो इन माफियाओं पर अब तक ये कार्रवाई हुई। अब आपको बताने जा रहे हैं इन पर आगे क्या कार्रवाई होगी। एक्शन रुकने वाला नहीं है, आगे कार्रवाई होगी। यूपी में माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है। अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, आगे और उससे ज्यादा कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल अतीक गैंग के 22 सदस्यों पर, जी हां, थोड़े बहुत नहीं, 22 सदस्यों पर पुलिस की पैनी नजर है। इस गैंग के प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस खंगाले जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि इस गैंग के पास अकूत संपत्ति है और इसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। आपको बताएं, इन कार्रवाइयों के बाद अतीक पर चल रहे केस में और ज्यादा तेजी आने के आसार हैं। अगला नाम आपको बताएं, बाहुबलियों पर कार्रवाई में अगला नाम है विजय मिश्रा का। विजय मिश्रा का गैंग चार्ट बाकायदा पुलिस ने तैयार कर लिया। गैंग चार्ट यानी गैंग में कौन कौन से नाम है। एमएलसी पत्नी और बेटे पर शिकंजा कस गया है। गैंग के दर्जन भर लोगों पर पुलिस की बाकायदा नजर है। अगला नाम आपको बताएं, अगला नाम है दिलीप मिश्रा का। दिलीप मिश्रा गैंग के 1 2 नहीं 17 सदस्यों की कुंडली खंगाली गई है। 17 लोगों की पूरी फाइलें निकल आई हैं। पत्नी और बेटे के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी है। अपराध के 46 केस की जांच तेज कर दी गई है। तो जिनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है उन पर और कार्रवाई होने जा रही है। एक और बाहुबली से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं जिस पर योगी का हथौड़ा चला, और वो है धनंजय सिंह। ये आप देख रहे हैं, अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी है बाहुबली धनंजय सिंह, और धनंजय सिंह फिलहाल भगोड़े घोषित हो चुके हैं। तो योगी राज में भागना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं है। और ये आम लोगों के लिए अच्छा है कि अपराधियों, माफियाओं और बाहुबलियों में कानून और पुलिस का डर होगा तो आम आदमी सुकून से सो सकेगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर धनंजय सिंह है कौन। पहले इनका तारुफ कराते हैं। बहुत से लोग उत्तर प्रदेश में हो सकता है धनंजय सिंह को ना जानते हो, तो धनंजय सिंह का तारुफ यह है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह रहे हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद के अलावा मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री शीटर है, इसको जल्दी से मूव करेंगे। 38 गंभीर मुकदमे इनके ऊपर हैं। 38 गंभीर मुकदमे हैं। इसके अलावा आपको बताएं, जल्दी से इसे मूव करेंगे, 14 मुकदमे चल रहे हैं धनंजय पर। 1 2 नहीं 14 मुकदमे चल रहे हैं। कई महीनों से अंडरग्राउंड है, अब तक सामने नहीं आए हैं। पत्नी को पंचायत चुनाव लड़वा चुके हैं धनंजय, और अजीत केस में पुलिस को तलाश है। अजीत हत्याकांड में धनंजय सिंह की तलाश पुलिस को है। फिलहाल धनंजय फरार है। आइए आपको बताते हैं योगी ने धनंजय पर क्या शिकंजा और कैसे शिकंजा कसा है। योगी ने जो डंडा चलाया धनंजय पर, धनंजय के खिलाफ कुर्की की तैयारी है। जी हां, धनंजय के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने कुर्की की तैयारी कर ली है। अजीत सिंह मर्डर केस में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। अजीत हत्याकांड से थर्राया था पूरा लखनऊ। 6 जनवरी 2021 को अजीत सिंह की हत्या हुई। पंचायत चुनाव में पत्नी के लिए प्रचार किया। तस्वीर वायरल होने के बाद भगोड़ा घोषित हुआ। अजीत मर्डर केस में पुलिस अब भी तलाश रही है धनंजय को। तो योगी का यह चाबुक है जो माफियाओं पर चला है, और हालत यह है कि माफिया पनप नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी की तारीफ की थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया उससे योगी आदित्यनाथ नहीं जीतने वाले, उत्तर प्रदेश के लोगों को वोट देना होगा। प्रधानमंत्री ने मुहर लगा दी है। क्या यूपी के लोग भी योगी ने जो माफिया राज पर हंटर चलाया उस पर ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं क्या? सुनिए जरा। बदमाश का सब मतलब कि डरे पड़े हुए हैं। जरूरत से ज़्यादा अंकुश लगाया है। अच्छा। थोड़ा बहुत परसेंटेज वो भी खत्म हो जाएगा। माफिया राज बोला जाता है तो निश्चित है कम हुआ है। योगी आए तो थोड़ा कम हुआ है ये सब। अब दूसरा और कोई पार्टी आ जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इससे बढ़िया कोई भी सरकार आज तक नहीं किया है। नंबर 1 काम कर रहा है। जो सबको पसंद है। 100 में 90 लोगों को। आपको लगता है वापस एकदम वापस आने आना है। जो सत्य है सत्य। तो लोगों का कहना है 100 में 90 लोगों को काम पसंद है, खासतौर पर गुंडे अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर। आइए अब आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ माफिया राज पर योगी की तारीफ नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा योगी आदित्यनाथ के राज में भाई भतीजावाद पर भी लगाम लगी है। ऐसा हुआ है क्या? पहले पीएम को सुनिए, फिर उसका भी रिपोर्ट कार्ड आपको देंगे।
एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई भतीजावाद खत्म हो गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव खानदान की तरफ था? क्योंकि उस दौरान 2017 में क्या स्थिति थी ये आपको बताएं, लेकिन आपको हम दिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में भाई भतीजावाद पर सवाल यूं ही नहीं उठाया। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी वक्त तक एक ही परिवार का कब्जा रहा, मुलायम परिवार का। देखिए कैसे समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल से यादव एंड सन्स में तब्दील हो गई। सबसे पहले जरा लिस्ट देखिए, पूरी लंबी लिस्ट। किसी का कहा जा सकता है पॉलिटिक्स में किसी का पिता और पुत्र पॉलिटिक्स में, लेकिन यहां पूरा खानदान सियासत में। शुरुआत करेंगे मुलायम सिंह यादव से। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में पहला नाम मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिता हैं, 3 बार सीएम रहे, 8 बार विधायक रहे, 6 बार सांसद रहे। अगला नाम देखिए, अखिलेश यादव, पूरा खानदान पॉलिटिक्स में। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र, 26 साल की उम्र में सांसद बन गए, 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। एक ही नाम नहीं है, अखिलेश यादव के अलावा तीसरा नाम देखिए जरा, पत्नी भी पॉलिटिक्स में है, डिंपल यादव। डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी, कन्नौज से लोकसभा उपचुनाव निर्विरोध जीता था। यानी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तीसरा नाम डिंपल यादव। चौथा नाम देखिए जरा, चौथा नाम अब आपको बताने जा रहा हूं। चौथा नाम है राम गोपाल यादव का। अखिलेश यादव के चाचा हैं, 1992 में राज्यसभा सांसद बने, 98 में दोबारा राज्यसभा सांसद बने, 2004 में संभल से लोकसभा का चुनाव जीता, 2008 में राज्यसभा के सांसद बने। यह चौथा नाम। पांचवा नाम देखिए अखिलेश खानदान का, पूरा खानदान सियासत में। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा, 96 में पहली बार विधायक बने। मुलायम सिंह यादव ने अपनी सीट जसवंत नगर से चुनाव में उतारा था। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव के चाचा हैं। एक और नाम देखिए, 4-5 नाम हो गए। छठा नाम देखिए, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। मुलायम सिंह ने मैनपुरी लोकसभा सीट 2004 में छोड़ी, धर्मेंद्र ने चुनाव लड़ा और जीते। 2014 में बदायूं लोकसभा से दोबारा सांसद बने। तो 6 नाम ये हो गए। 7वां नाम देखिए जरा, लिस्ट देखिए, थक जाएंगे गिनते गिनते आप। पूरा खानदान पॉलिटिक्स में। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के पोते हैं। 2014 में मुलायम ने मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था, बाद में मैनपुरी सीट छोड़ दी और तेज प्रताप को लड़ाया। तेज प्रताप ने जीत दर्ज की। तो 4, 3, 7 ये हो गए। 8वां नाम देखिए जरा, लिस्ट बहुत लंबी है। अक्षय यादव, अखिलेश के चाचा, राम गोपाल यादव के बेटे हैं। 2014 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। तो 8 हो गए। 9वां नाम देखिए कौन है, देखिए जरा, गिनते गिनते थक जाएंगे। 9वां नाम है आदित्य यादव का, भाई अखिलेश के चचेरे भाई हैं, शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य। आदित्य ने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए, बाद में पिता शिवपाल के साथ पार्टी छोड़ दी। 9 नाम हो गए। 10वां नाम देखिए आप, जो पॉलिटिक्स में है, पूरा खानदान, शायद कोई बचा ही ना हो, अंशुल यादव, भाई मुलायम के भाई राजपाल यादव के बेटे हैं। 2016 में इटावा से निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे। तो 10 नाम ये हो गए। 11वां नाम देखिए अब आप, 11वां कौन है? अखिलेश यादव के खानदान में अरविंद यादव, 2012 में छिबरामऊ से चुनाव जीता और दोबारा विधायक बने, एमएलसी भी रहे हैं। तो ये हो गए 12 नाम हो गए। 13वां नाम देखिए जरा, 13वां नाम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 12वां नाम ये है संध्या यादव का। 12वां नाम है, मैं आपको दिखा रहा हूं, संध्या यादव, जो कि बहन है धर्मेंद्र यादव की, यानी अखिलेश यादव की चचेरी बहन है। ये इटावा से जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गई थी। ये है अखिलेश एंड फैमिली। में अगर आपको दिखाऊं, ये अगर ये नाम भी आ जाए, ये आप देख रहे हैं कुल 12 नाम मैंने आपको दिखाए, लगभग 14 हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। ये पूरा खानदान देखिए पॉलिटिक्स में है, ऊपर से लेकर नीचे तक A to Z पूरी लिस्ट है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी भाई भतीजावाद की तरफ इशारा किया था कि उत्तर प्रदेश में अब ये
पूरा खानदान किसी का पॉलिटिक्स में बचा नहीं है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है। योगी अकेले हैं, ना भाई कोई पॉलिटिक्स में है, ना चाचा कोई पॉलिटिक्स में है, ना ताऊ कोई पॉलिटिक्स में है। तो ये लेकिन बता रहा है पूरा फैमिली ट्री है, कैसे पॉलिटिक्स में पूरा परिवार एक साथ है। आइए अब आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के लोग इस भाई भतीजावाद पर क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनिए। छोड़ करके जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब में भाई भतीजावाद चलता है लेकिन कम है। कम। पहले के मुकाबले हाँ, पहले के मुकाबले कम हो गया कि भाई भतीजावाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है, मैं इससे सहमत नहीं। परिवारवार सब खत्म हो गए हैं, हम मोदी चलेंगे। यहाँ पे यूपी में है कुछ ऐसा, पहले था जो है मतलब थोड़ा सा रिलेटिव लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। अभी जो है मोदी जी के आने के बाद ये चीज़ तो खत्म हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया, यूपी की आवाम क्या कह रही है आपने सुन लिया। प्रधानमंत्री ने योगी के एक मुद्दे पर और तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना, उस दौर में जब उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ आबादी है, योगी ने कोरोना को कैसे संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो सुनिए, और यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, यानी यूपी के ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट कार्ड क्या है वो भी आपको सुनवाएंगे। पहले पीएम को सुनिए। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका वो अभूतपूर्व है। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो तारीफ कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की तारीफ की कोरोना पर, उसकी ये वजह आपको बताते हैं। उसकी वजह क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी और क्षेत्रफल हकीकत यह है कि दुनिया के देशों से ज्यादा है। 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं यूपी में। दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। अब आप समझिए उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। इतने बड़े प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करना आसान नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसे कर दिखाया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज उनकी खुलकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसा संभव हो पाया योगी आदित्यनाथ के कठिन परिश्रम की वजह से। योगी जब कोरोना से खुद पीड़ित थे, आपको याद होगा, तब भी योगी बैठकें कर रहे थे, अफसरों को निर्देश दे रहे थे ताकि राज्य में कोरोना काबू में रहे। योगी के इस अप्रोच को दुनिया ने सराहा है। WHO से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सांसद तक उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। कोरोना नेगेटिव होते ही उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया, हर दिन अलग अलग जिलों के दौरे किए। ये दौरा जो था, योगी ने करीब 50 जिलों का दौरा किया इस दौरान, जहां उन्होंने कोविड सेंटर का जायजा लिया, अस्पताल जाकर मरीजों का हाल जाना, उनके इलाज के बारे में जानकारी ली, जिसकी वजह से तेजी से हालात सुधरे। और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में अब कोरोना काबू में है। आंकड़ों पर अगर नजर डालिए जरा, देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस राज्य की हालत क्या है आपको पता चल जाएगा इस रिपोर्ट कार्ड से कि योगी ने किया क्या है। उत्तर प्रदेश की बात बताऊं मैं, 22,704 मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी की आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है। वहीं दिल्ली में 25,021 मौतें हुई, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा। यहां की आबादी महज 2 करोड़, यूपी 24 करोड़, दिल्ली 2 करोड़। और मौत में फर्क देखिए जरा, महाराष्ट्र में 1,26,390 मौत हो चुकी हैं, वहां की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा है। यानी उत्तर प्रदेश की आबादी महाराष्ट्र से डबल है, लेकिन मौत का फर्क आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि योगी ने क्या काम किया है। महाराष्ट्र की आबादी से लगभग आधी, महाराष्ट्र की आबादी आधी है उत्तर प्रदेश से। दरअसल यह संभव हुआ योगी के 3T फॉर्मूले से। 3T मतलब ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, जिसके अच्छे परिणाम मिले। दूसरी लहर में काबू पाने के बाद अब तीसरी लहर को रोकने पर योगी का पूरा जोर है, और इसके लिए वो वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोरोना काल में योगी दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में हैं जो लगातार एक्टिव रहे,
जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों के नेता ट्वीट खेलते रहे। आपने उनके ट्वीट ज्यादा देखे होंगे। लोगों को वैक्सीन नहीं लेने के लिए उकसाते रहे ताकि उनका श्रेय योगी सरकार को न चला जाए। ये कर रहे थे बाकी नेता। आइए अब आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ को कोरोना पर लगाम के मामले में यूपी की जनता कितने नंबर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्या कहा, वो 2022 के नतीजे नहीं बताएंगे, लेकिन यूपी के लोग जो वोट देंगे वो योगी के काम पर, कोरोना पर क्या कह रहे हैं, सुनिए सब। कानपुर यूपी से कोरोना में बहुत ही जल्दी जो है अदर जो स्टेट से जो है काफ़ी कम टाइम में बहुत जल्दी जो है कवर कर लिया काफ़ी कुछ। योगी जी की तारीफ तो WHO ने भी करी है, मोदी जी से पहले आपदा कार्य को संभालने में सभी ने बोला। WHO ने बाकायदा बोला है इसके लिए कि यूपी ने बहुत तेज कोरोना को कंट्रोल किया। उत्तर प्रदेश सरकार को मैं फेल मानता हूं कि सेकंड वेव आने के बाद जो कानपुर की जनता ने एक लोगों को अपने लोगों को खोया है, उससे जानता हूं कि कहीं कुछ नहीं दिखा है। सरकार कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती थी जितना योगी जी ने कार्य करके, और ये कोरोना काल में सभी की मदद की उन्होंने। तो उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे ही जैसे नजदीक आ रहे हैं, सरगर्मी और तपिश तेज होती जा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए अब भाईजान की एंट्री हो चुकी है। भाईजान यूपी में पहुंचे तो अखिलेश और माया परेशान हो गए भाईजान के प्लान से। आपको बताएं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही पहुंचे यूपी में, आखिर माया और अखिलेश क्यों परेशान हो गए ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा तस्वीरें देखिए। ओवैसी को देखने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए तस्वीरें, जरा एम्बियंस सुनवाएं। देखिए जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ है, हुजूम है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। ओवैसी को देखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए ये भीड़ पहुंची है, और ये भीड़ अखिलेश यादव और मायावती को परेशान कर सकती है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं मैं। देखिए जरा, असदुद्दीन ओवैसी बीच में आपको नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा, MIM के झंडे हैं और चारों तरफ से ओवैसी लोगों की भीड़ से घिरे हुए हैं। देखिए जरा, ये जो भीड़ है, ये तस्वीरें हम आपको संभल की दिखा रहे हैं। ओवैसी संभल पहुंचे थे, उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई और उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी हुई थी। ये संभल की तस्वीर है। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। संभल के अलावा मुरादाबाद, ओवैसी संभव है मुरादाबाद में भी चुनाव लड़े, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। देखिए फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाएं। ओवैसी की गाड़ी को फूलों से बिल्कुल पाट दिया। देखिए जरा, चारों तरफ से ओवैसी की गाड़ी घिरी हुई है लोगों से। ये तस्वीरें उन्हें परेशान करेंगी जिनको लग रहा है कि ओवैसी उनका वोट बैंक छीन लेंगे। देखिए जरा, ओवैसी गाड़ी से नहीं उतर सके, हालत ये थी कि संबोधित नहीं कर सके, इतनी भीड़ थी। देखिए जरा मजमा, आपको ये भीड़ से समझ में आ रहा होगा क्या यूपी में ओवैसी का क्रेज है, खासतौर पे उनके अपने वोट बैंक में। और यही क्रेज जो है, क्या ये अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी को परेशान कर रहा है। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो ओवैसी अब लगातार एक्शन के मोड में रहेंगे। हापुड़ की तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए हापुड़ की भीड़, फुल स्क्रीन इसे भी हम दिखाएंगे। ओवैसी का गुलदस्तों के साथ स्वागत किया गया और भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी। ये लोग जो ओवैसी के साथ फोटो खिंचवाने पहुंच रहे हैं, सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं, ये वोट देंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये विरोधियों को परेशान कर रही हैं। ओवैसी के प्रतिद्वंदियों के पेशानी पर बल ले आई हैं। वो सोच में पड़ गए हैं कि ओवैसी उन्हें बड़ा नुकसान करने वाले हैं। कहीं असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव की तरह नुकसान न कर दें, इस बात का डर और खौफ सबसे ज्यादा है सपा और बसपा के अंदर। आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये भीड़ की तस्वीर आपने देख ली, दरगाह की तस्वीर देखिए। इससे पहले भी ओवैसी एक मजार पर गए थे, जिसके बाद राजभर फंस गए और सफाइयां देते रहे। ओवैसी मजार पर पहुंचे, दरगाह पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अभी फिलहाल मजार जा रहे हैं, चुनाव है इसलिए ओवैसी इससे पहले राजभर के साथ गए थे गाजी की मजार, और यहां दरगाह पर पहुंचे ओवैसी। ये देखिए भीड़ आप देख रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से आखिर अखिलेश यादव, मायावती क्यों परेशान है, जरा ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको उत्तर प्रदेश की हालत बताएंगे और परेशानी की असल वजह बताएंगे। देखिए जरा। अमली जामनामा पहनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता और MIM को कामयाब करेगी। ओवैसी का सीधा टारगेट यूपी का मुस्लिम वोट बैंक।
उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है, और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। क्या गवर्नेंस आपने किया? भाईजान का गेम प्लान, माया अखिलेश परेशान। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो हम एक तड़प देख रहे हैं, खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज में। यूपी में चलेगा ओवैसी का बिहार फॉर्मूला। यूपी के द्वार से हैदराबाद वाले भाईजान का मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हो चुका है। यूपी फतेह का सपना लिए हैदराबाद के भाईजान ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में कदम रख दिया, लेकिन ओवैसी का मिशन उत्तर प्रदेश से सूबे के दो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ गई है। असल में कल तक जो मुस्लिम मतदाता यूपी में उनका भाग्य विधाता बना हुआ था, उस पर अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। लेकिन सपा बसपा को ज्यादा डर इसी बात का है कि ओवैसी चुनाव में उनकी जमीन न हिला दें। ये तो हर किसी का राइट है कहीं से भी चुनाव लड़े, लेकिन अगर चुनाव कुछ साजिशन लड़ा जाए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ा जाए, तो वो चीज हम अच्छी नहीं समझते। ये टोटल गवर्नेंस का फेलियर हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, और ये मुद्दे बीजेपी को जनता याद रखेगी। तो ओवैसी की दस्तक से आखिर कौन कौन और क्यों परेशान है, जल्दी से आपको आइए बताते हैं। ओवैसी ने किसकी पेशानी पर बल ला दिया है? मायावती अखिलेश यादव ओवैसी के एंट्री से बेचैन है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस बेचैनी की वजह क्या है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम वोटर हैं, 10% यादव वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में 135 सीटों पर मुस्लिम वोट बेहद निर्णायक है, जबकि 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। मुलायम से लेकर अखिलेश यादव तक इन्हीं मुस्लिम और यादव वोटों के सहारे कुर्सी हासिल कर चुके हैं। आपको याद होगा 2017 विधानसभा चुनाव, अखिलेश को 22% वोट मिले थे, थोड़े कम थे, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटों का था। मायावती दलित और मुस्लिम वोट के जरिए लखनऊ की लड़ाई जीत चुकी हैं। दलित वोट बैंक उनका कोर वोटर माना जाता है, जाटा उसमें खास तौर पे, जबकि मुस्लिम वोट भी उन्हें मिलते रहे। 2017 चुनाव में मायावती को 22% से ज्यादा वोट मिले थे, जिसमें 19% आपको बताएं मुस्लिम वोट थे। एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटों का था। इसके अलावा आपको बताएं कांग्रेस का भी हाल यही है। कांग्रेस की स्थिति में बताऊं कि कांग्रेस को भी यह उम्मीद है कि जो 5% वोट है कांग्रेस का, उसमें मुस्लिम वोट है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये जो मुस्लिम वोट है, ये मुस्लिम वोट उनसे खिसक ना जाए। आइए एक बार वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं ओवैसी की, जिन तस्वीरों के बाद सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है कांग्रेस को, यानी प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को। ये तस्वीरें देखिए जरा, एक बार फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाऊं मैं। देखिए जरा, जैसे ही ओवैसी संभल पहुंचे उसके बाद देखिए जरा, सबको जैसे बेसब्री से इंतजार था। ओवैसी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश को कैसे इस्तेमाल करना है, उत्तर प्रदेश की सियासत में कैसे लोगों को रिझाना है। ओवैसी इसीलिए अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं। सीधा सवाल पूछ रहे हैं, बताइए यूपी में मुसलमानों की हालत क्या है? अखिलेश से पूछ रहे हैं, बताइए उत्तर प्रदेश में आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है? ओवैसी का वोटर टारगेट मुस्लिम वोट है। ओवैसी को पता है कि इस मुस्लिम 19% मुस्लिम वोट में से अगर उन्हें 5%, 6% भी मिल गया तो वो एक बड़े बार्गेनर साबित हो सकते हैं यूपी की पॉलिटिक्स में। राजभर के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी को कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन बाकियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और नुकसान भी होगा, उसमें खुद अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।